फरवरी 2024 की यह बात है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक महिला सिपाही नगर कोतवाली बाराबंकी में पहुंच जाती है और जाकर कहती है कि साहब एक सिपाही है, उसके साथ कई साथ यानी बलात्कार किए है, उसको लगातार रेप करता रहा और जब उसे शादी की बात करती है तो वह शादी के लिए तैयार नहीं होता है। पुलिस वाले जब यह बात सुनते हैं तो वह अपने ऑफिसर को इस बात को सूचना देते हैं और साथ ही उस महिला सिपाही से कहते हैं कि अपनी जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, जो भी शिकायत है, एक प्रार्थना पत्र लिख कर लेके आओ। उसकी बात सुन लेंगे। वो प्रार्थना पत्र पर यानी लेकर चले आती है। उधर अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो अधिकारी कहते हैं कि उस महिला सिपाही का अधिकार है, अगर वह बात कहती है उसके कहने पर अगर एफआई दर्ज करो, फिर मामला उसकी जांच होगी, जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। उच्च अधिकारियों इस तरह का यानी आदेश दे देते हैं। महिला सिपाही की तहरीर के आधार पर एफआई जो है दर्ज कर ली जाती है। अब जैसे ही उस पुरुष सिपाही के ऊपर एफआई दर्ज होती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है और वह परेशान हो जाता है, सोचने पर यानी मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। एक तरफ उसकी शादी की बात चल रही थी, उधर वो शादी भी टूट जाती है यानी बिखर जाती है, दूसरी तरफ उसकी नौकरी पर बात बनाती है। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों के पास जाता है और जाकर कहता है कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। तब उसे एक सलाह मशवरा देते हैं कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए। अब यह एक तरह से फिल्मी सीन था। दरअसल सिपाही ने उस महिला सिपाही को हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद वह सीधा मंदिर में लेके जाता है और मंदिर में ले जाने के बाद कहता है कि यह मैं भगवान को साक्षी मानते हुए मैं अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और उसकी मांग में वो सिंदूर भर देता है। जैसे ही उस लड़की ने यह बात सुनी, देखी, उसे बड़ा अच्छा लगता है। 7 साल से लगातार जिस सपने का वो इंतजार कर रही थी वो सपना तो उसका पूरा हो जाता है। इसके बाद मामला मजिस्ट्रेट के सामने जाता है और 164 यानी 64 के जब बयान हो रहे थे तो महिला सिपाही कहती है कि साहब मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ क्योंकि हम दोनों दोनों ने अब शादी जो है कर ली है। बस बात यह आ गई हो जाती है। सब यानी अपने अपने काम पर लौट जाते हैं और इस कहानी का ऐसा लग रहा था जैसे क्या यानी हैप्पी एंडिंग हो चुका है, लेकिन कहानी असल में यहीं से शुरू होती है और एक कत्ल होता है, वह भी बहुत भयानक रूप में। हालांकि इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, जब एक खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो रक्षक था आखिरकार वो भक्षक कैसे बन सकता है। आदाब नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं आपका भाई कैलाश कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी थाना लगता है मिसोली और मिसोली थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है बिंदोरा। दरअसल यानी लखनऊ जो लखनऊ बहराइच के हाईवे के किनारे पर यह गांव है। इस गांव के पास में जो खेत है, खेत में एक लाश पड़ी हुई थी। जैसे ही किसान 30 जुलाई 2025 की सुबह सुबह अपने खेतों की तरफ जा रहा था, उसने जो अपनी आंखों से दृश्य देखकर यानी देखकर वो देखते ही रह जाता है। दरअसल एक लाश पड़ी हुई है। लाश के जब वो करीब पहुंचता है तो जो कोवा यानी कोवा होता है, वो कोवा उस लाश की आंखों को खा रहा था। वो बहुत नजदीक पहुंचता है तो कीड़े थे वो चेहरे पर यानी चल रहे थे। उसे देखा कि क्या महिला सिपाही है जो कि वर्दी में उसके यानी आधे कपड़े तन पर थे और आधे कपड़े तन से उतरे हुए थे। नीचे का हिस्सा जो हिस्सा था वहाँ भी कपड़े नहीं थे। अब उसे एकदम करीब में जाता है, करीब में जाने के बाद उसको देखने की कोशिश कर रहा था, पहचानने की कोशिश कर रहा था। वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ भयानक हुआ है, बुरा हुआ है, क्योंकि उस महिला सिपाही का जो चेहरा था वह पूरी तरह से जला हुआ था, झुलसा हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसको जलाने की कोशिश की। इसके बाद उसकी पुलिस को सूचना दी और जैसे ही वह पुलिस को सूचना देता है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन जो लगता है यानी यहाँ की जो मिसोली वहाँ का एक एसओ होता है, एसएच होता है, तो सुधीर कुमार अपने टीम के साथ पहुंच जाते हैं क्योंकि मामला पुलिस से जुड़ा हुआ था, उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला सिपाही से जुड़ा हुआ था। बात एसपी तक पहुंचती है और एसपी के बाद उच्च अधिकारियों तक पहुंचता है। इसके बाद यहाँ एआईजी साहब भी पहुंच जाते हैं और एसपी साहब भी पहुंच जाते हैं, भारी पुलिस बल पहुंच जाता है और मामले की जांच पड़ताल में जुट जाता है। आखिरकार जो वर्दी पहनी हुई है, क्या वो सचमुच में वर्दी है या फिर किसी ने वैसे ही कपड़े पहनकर इसे यहाँ रख दिए है। आखिरकार इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है तो उस महिला के पास उसका मोबाइल भी पड़ा हुआ था। साथ ही जो उसके सीने पर यानी जो नेम प्लेट लगी, उस नेम प्लेट पे भी लिखा हुआ था विमलेश पाल। आखिरकार विमलेश पाल के बारे में जब यानी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी तो यह पता चलता है कि साल 2017 के बेंच की ये महिला सिपाही होती है और फिलहाल बाराबंकी एक थाना लगता है सुबेरा। सुबह थाने में एक तैनाती होती है। जो सुबह थाने में जब फोन किया जाता है, जानकारी जुटाई जाती है तो बताया जाता है कि 27 जुलाई 2025 को वह लापता है। दरअसल उसकी ड्यूटी लगी हुई थी जो कि थाना रामनगर लगता है। रामनगर थाना क्षेत्र के इलाके में एक यानी महादेव मंदिर होता है लादेश्वर, वहाँ के यानी गर्भगृह में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी और 27 जुलाई 2025 को सुबह 3 बजे यानी दिन में के आसपास उसकी ड्यूटी वहाँ पर करने में लिए जाना जाता था, जाया करती थी। लेकिन बाद में पता चलती है कि उसने ड्यूटी पर जाती ही नहीं है वहाँ। जब नहीं पहुंचते तो हालांकि उसकी एक और ड्यूटी लगती है जो 29 जुलाई 2025 को मजीठा मेला लगता है, वहां पर उसकी ड्यूटी थी, वो वहां भी नहीं पहुंचती है। हद तो तब हो जाती है जब पुलिस ने अपनी ही महिला सिपाही के बारे में कोई खोज खबर जानने की कोशिश नहीं की और इससे भी बड़ी हद की बात यह थी कि उस महिला सिपाही के परिवार वालों ने भी यह जानने की
कोशिश नहीं की कि आखिरकार विमलेश पाल कहाँ है और कहाँ नहीं है। तभी पुलिस वालों ने उनके परिवार वालों को सूचना दी और जैसे ही परिवार वालों के पास सूचना पहुंचती है, जिला सुल्तानपुर, थाना जयसिंहपुरा गाँव लगता है भभोट। भभोट गाँव की रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम होता है अनारा देवी, और अनारा देवी के पास सूचना यानी मिलती है। तो एक विमलेश पाल नाम की लड़की क्यों इसे जानती हो, तो उसने कहा कि मेरी बेटी है तीसरे नंबर की। दरअसल उस महिला की 4 बेटियां होती है, जो 2 बड़ी बेटियां हैं उनकी शादी हो चुकी है, तीसरी बेटी पुलिस में है। तो और सबसे छोटी वाली जो बेटी है माँ के साथ रहती है। दरअसल उसका जो पति थे उनका नाम नाम भरतपाल होता है और साल 2013 में उत्तर प्रदेश पुलिस में रहते हुए उनकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद इस बेटी को तीसरे नंबर पर, जिसका नाम विमलेश पाल होता है, उसकी मृतक आश्रित में नौकरी लग जाती है। परिवार वाले से पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी को किसी से दुश्मनी हो, किसी से कोई रंजिश हो, कोई बात हो, या फिर किसी ने कुछ इसके साथ कुछ धमकी दी हो, तो ऐसी कोई जानकारी हो, ऐसी कोई बात हो, तो बताने की कोशिश करें ताकि इस मामले की जांच पड़ताल की जा सके। क्योंकि उसकी हत्या जो कर दी गई है, परिवार वालों ने जैसे ही ये सूचना प्राप्त की उसके बाद परिवार वालों ने रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। परिवार वाले मौके पर पहुंचते हैं और मौके पर आने के बाद अब इस लड़की यानी कि पुलिस वालों की जो परिवार के लोग होते हैं, वो एक कहानी बताते हैं। जैसे बताते हैं कि जैसे ही साल 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनाती हो जाती है, जिला मिलता है बाराबंकी, और बाराबंकी एक थाने में इसकी जो पोस्टिंग जब हो जाती है, तो वहां पर एक इंद्रेश मौर्य नाम का एक पुलिस वाला होता है। दरअसल उससे दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, इनका पता ही नहीं चलता है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लड़की अपने परिवार वालों से कहती है कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी। परिवार वाले भी इस बात को लेकर बिल्कुल तैयार थे, कोई ऐतराज नहीं था। जो भी यानी घर का भरण पोषण होता था, ये विमलेश पाल के ऊपर ही यानी डिपेंडेंट थे, सब कुछ था। और छोटी बहन को पढ़ाना यानी यह सब पूरी घर की जो भी जिम्मेदारी होती थी विमलेश पाल भी उठाया करती थी। इसी बीच में आगे यानी वक्त बढ़ने लगता है और वक्त आगे बढ़ते बढ़ते जब ये लड़की लगातार शादी के लिए बात करती थी, तो शादी के लिए इंद्रेश पाल तैयार नहीं होता था। दरअसल इंद्रेश पाल की भी बाराबंकी के अलग अलग थानों में पोस्टिंग थी, जिसे रामनगर में, देवा में, फतेहपुर में और मसौली में, बदोसराय, इस तरीके से थानों में उसकी पोस्टिंग होती है। और इस बीच में जब लगातार ऐसी मामला यानी चल रहा था, तो एक दिन खबर मिलती है कि विमलेश पाल को कि इसकी शादी यानी कि इंद्रेश के साथ शादी कहीं दूसरी जगह तय हो चुकी है। जैसे ही है पुख्ता जानकारी मिल जाती है, तब उसे कहती है कि तुम प्यार तो मुझसे करते थे, नई रातें मेरे साथ बिताई, वक्त मेरे साथ बिताया, और शादी तुम किसी और से कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इंद्रेश से वह शिकायत करने लगती है और शादी की डिमांड करने लगती है। उसकी शादी तय हो जाती है, तब इस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जो महिला सिपाही होती है वो नगर कोतवाली बाराबंकी में जाती है और वहां जाने के बाद उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देती है और कहती है कि इसने मेरे साथ धोखा किया है, छल किया है और मेरे साथ इसने बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिए है, यानी कि रेप किया। और जब पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लेती है, तब इंद्रेश मौर्य की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जाती है। ऐसी स्थिति में कोई उसको सलाह मशवरा देता है कि तुम्हें इस भावुर जाल में निकलना है, इसके लिए बस किसी भी तरीके से एफआईआर दर्ज को खत्म करा दो। अगर एफआईआर दर्ज तुमने खत्म कराई, तभी तुम्हारी नौकरी यानी बच सकती है, नहीं हो सकता है कि तुम्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। इसलिए इंद्रेश मौर्य ने एक चाल चली, और चाल कुछ ऐसी चाल चलता है कि वो उस लड़की को लेकर मंदिर में जाता है और मंदिर में जाने के बाद भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, यानी तुझसे शादी कर रहा हूँ, भगवान को साक्षी मानते हो और तुम्हें अपने 7 जन्मों तक साथ रखने का फैसला लेता हूँ। इस लड़की के बाद इस लड़के को यानी बेहद खुश हो जाती है और वह कहती है कि मैंने एक सपना देखा था कि जो कि मेरा दूल्हा होगा वो घोड़ी पर बैठकर आएगा, वो दुल्हन बनेगी और इस तरह से तैयार होगी, परिवार के लोग इकट्ठा होंगे, सब के सब, तो तुम वैसे ही शादी क्यों नहीं कर लेते हो। वो कुछ तरह इस तरह से टाल मटोल कर लेता है और यहाँ से वक्त आगे बढ़ जाता है। इसी बीच में इसका फरमान जारी हो जाता है इस घटना से, यानी कि इस पुलिस वाले के मरने से लगभग 6 या 7 महीने पहले इस वाली से पोस्टिंग यानी बाराबंकी से हटाकर हरदोई कर दी जाती है। और ऐसी स्थिति में एफआईआर दर्ज भी यानी उसकी वापस खत्म करी, यानी इसलिए हो जाती है क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने ये लड़की जो पुलिस वाली होती है विमलेश पाल, वो बयान दे देती है कि हाँ हमने दोनों ने शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज हमने कर ली है, इसलिए हम अब कोई लड़ाई झगड़ा कुछ फसाद नहीं चाहते। वो अपने यहाँ चला जाता है, ये अपने यहाँ पर रह जाती है और अब पुलिस वाले इस व्यक्ति को ढूंढने में लग जाते हैं, आखिरकार यह कहाँ है। जब हरदोई में पता किया जाता है तो पता चलता है कि दरअसल वह 5-6 दिन की ड्यूटी यानी छुट्टी लेकर अपने घर गया हुआ है। एक एग्जाम उस दौर में चल रहा था, एआरओ का जो उसका परीक्षा देने के लिए गया हुआ था। पुलिस ने जब उसको ढूंढने के लिए जाल बिछाना शुरू किया, तो उसके बारे में यह पता चलता है कि वो अलग अलग जगहों पर घूम रहा है। तभी उसकी गिरफ्तारी हो जाती है 30 जुलाई 2025 को, यानी उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। और गिरफ्तारी होने के बाद आखिरकार पुलिस उसे पकड़ती है और पकड़ने के बाद उसे पूछती है कि आखिरकार तुमने इस लड़के का कत्ल क्यों किया है। हालांकि वो शुरुआत में पुलिस वाला था, वो यानी दाव पेच जानता था कि पुलिस वाले किस किस तरह के दाव और पेच चलाएगी, क्योंकि लगातार कई जो साल से भी वो नौकरी कर रहा था।
हालांकि पुलिस के सामने उस सिपाही को कुछ ज्यादा विषाद चल नहीं पाती है और जब पुलिस ने अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया है तो इंद्रेश कुमार ने तोते की तरह तो बोलना शुरू कर दिया कि आखिरकार कहानी क्या थी। दरअसल वो छुट्टी लेता था 8 दिन की, यानी 27 जुलाई को बाराबंकी जाता है, एग्जाम देता है। एग्जाम देने के बाद इसी बीच में अपनी जो पत्नी है जिसे मंदिर में शादी की थी, जिसे कोर्ट में शादी की थी, नाम उसका विमलेश पाल होता है, उससे बातचीत करता है तो पता चलता है कि वो ड्यूटी पर जा रही है और ड्यूटी पर जब उसे जाना है तो बिंदुरा एक पुल होता है उसके पास से वो गुजरता है, यानी अपनी जो है अब रॉन्ग कार से आया राइट साइड, और जो दोनों के आमने सामने मिल जाते हैं सड़क पर खड़े होकर लगभग 10 मिनट तक ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान इस महिला को सिपाही ने कहा कि मुझे लघु शंका के लिए जाना है, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा हाईवे किनारे से थोड़ा दूर चलते हैं, तब वो हाईवे से लगभग 400 मीटर दूर खेत की तरफ चढ़ जाते हैं और जाने के बाद वो कहते हैं कि बस मैं अभी आता हूँ लघु शंका करने के लिए। वो निकल जाती है, जैसे ही लघु शंका करने के लिए बैठ जाती है, यानी कि टॉयलेट वगैरह करने के लिए बैठ जाती है, इसी बीच में वह पीछे से आता है और उसके हाथ में एक भारी रोड होती है, रोड को वो पूरी ताकत से उस महिला सिपाही के पीछे से मारता है और जैसे ही उस महिला सिपाही को लगती है कि वो एकदम से गिर जाता है, उसके बाद उसका गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। निकलने के बाद सीधा रानी बाजार त्रिलोकपुर फतेहपुर कसी होते हुए यहाँ से लगभग 1 बजे से लखनऊ पहुंचता है और उसके बाद ये रात अपने मामा के पास थोड़ा बहुत वक्त बिताता है और पूर्वांचल एक्सप्रेस से होते हुए सुल्तानपुर पहुंचता है। सुल्तानपुर से जौनपुर पहुंचता है और जौनपुर से 27 तारीख को अपने इसने घटना को अंजाम दिया था। अब ये 30 जुलाई आ चुकी थी, तब इसे सूचना मिलती है कि इसकी पत्नी की दरअसल हत्या हो चुकी है। तब यह बाराबंकी में शामिल होने के लिए जैसे ही आता है तो पुलिस वाले से दबोच लेते हैं और दबोचने के बाद इसे पूरी कहानी जानते हैं। जब कहानी जानते हैं तो पता चलता है कि इससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने हत्या क्यों की और हत्या कैसे की। यह तो खैर बता दिया, लेकिन क्यों की उसने कहा कि वो उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। बार बार पत्नी का एक ही बात थी कि वह अपने उसे पति के रूप में स्वीकार, यानी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। जैसे ही एक पत्नी अपने मायके से विदा होकर ससुराल पहुंचती है, उसके बाद एक रीति रिवाज के हिसाब से वह रहती है, उसका नाम मान यानी मान सम्मान मिलता है, वैसे ही उनके साथ रहना चाहती है। इसलिए बार बार एक ही रिक्वेस्ट करते थे कि इंद्रेश कुमार इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा था। दरअसल इसने शादी जो की थी वो यानी एफ के दबाव में एफ को खत्म करने के लिए की थी, ना कि उसने उसे सचमुच में वो प्यार करता था। क्योंकि वो 2017 से उसके साथ जरूर था, लेकिन वो शायद उसकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था, उसके शरीर से खिलवाड़ कर रहा था। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। साथ ही इसकी बर्खास्ती की तैयारी भी चल रही है। ऐसा बताया जाता है कि इसको बर्खास्त करने के लिए फाइनल यानी शासन को भेजी जाएगी और इसको बर्खास्त भी किया जाएगा और यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि आरोपी को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा मिल सके। परिवार के लोगों को रोकर बुरा बुरा हाल है, इसलिए भी था क्योंकि परिवार को भी जो भरण पोषण होता था इसी बिटिया पर ही पूरी डिपेंडेंट थी और अभी यह लड़की इस दुनिया में नहीं है, कोई इनकम वगैरह नहीं होगा तो परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। उस बुढ़ी माँ और बेटे यानी छोटी बहन का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको यह भी बताना है कि बहुत सी लड़कियां महिला सिपाही के तौर पर तैनाती हो जाती है और वह पुलिस विभाग में या अलग अलग यानी कोई से भी विभाग में तैनात हो जाती है तो उन पर यानी पुरुषों के इर्द गिर्द की तरफ नजर रहती है। कोई ऐसे होते हैं जो उन पर डोरे डालते हैं और उसे प्रेम जाल में फंसाकर उनकी पूरी जिंदगी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसलिए ऐसे किसी भी व्यक्ति के जंगल में ना फंसकर ऐसी सामान्य जिंदगी जीते रहे और जहाँ माँ बाप परिवार के लोग कहते हैं वहाँ अच्छी तरह से शादी करे और जिंदगी शायद खुशहाल अच्छी जिंदगी साबित हो सकती है। दोस्तों, जाते जाते यानी आप ये उत्तराखंड के रहने वाले आजाद भाई और इनको जो साथ साथ में इसके प्रवीण भाई और कमलेश माथुराम सभी का जन्मदिन है आज। उन्होंने कल कमेंट किया था, उनके ढेर सारे जन्मदिन की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।